हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 1 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि जून 2021 में आए थे। तो मैंने यहाँ पे आपका 5 प्रश्न पहले करवा दिए थे पिछले वीडियो में, जिनका अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल पे चेक कर लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी इन दोनों के। तो ये पहला, दूसरा, 3, 4 और ये 5, इनके आंसर हमने देख लिए थे। अभी हमारे 2 प्रश्न बचे थे, 6 और 7। तो इनके हमें उत्तर देखने हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक को विकसित करने के लिए एक एक खेल क्रिया सुझाए, यानी कि हमें ये जो सारे हैं इन सारों के लिए एक एक क्रिया बतानी है, हमें खेल क्रिया जो बच्चे के इस विकास को दर्शाती हो। तो इसमें हमें सभी को करना है आपको। और अगर ये वाला प्रश्न है, इसमें लिखा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए, तो इसमें ना 4 दिए गए हैं, लेकिन इसमें से आपको बोला गया है कि इनमें से कोई भी 2 जो आपको आंसर अच्छे से आए तो वो लिख दीजिएगा आप। लेकिन मैं इसमें आपको चारों के आंसर बता दूंगी कि आपको फिर कोई भी 2 ये 2 आ जाएं, फिर अगली बार कोई से एग्ज़ाम में कोई और दूसरे ये 2 आ जाएं, तो 2 नहीं करवा रही मैं, इसमें से चारों के आंसर आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 6 था कि निम्नलिखित प्रत्येक को विकसित करने के लिए एक एक खेल क्रिया बतानी है। तो उसका क्या था, 1 वर्षीय बच्चे की कल्पना शक्ति। अब कल्पना शक्ति के लिए हम कौन सी क्रिया करेंगे? तो इसके लिए कल्पना शक्ति के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जिसमें कि हमें ये पता चले कि बच्चे की कल्पना कितनी ज़्यादा है, अपनी सोच से वो क्या क्या कर सकता है। तो उस तरह के हम खेल क्रिया का आयोजन करेंगे। तो एक ये कर सकते हैं कि बच्चे की कल्पना शक्ति कोई सीमा नहीं होती, इनकी कल्पना शक्ति या फैंटेसी के लिए हम एक क्रिया जो कर सकते हैं तो वो है कि बच्चों को कहानी सुनाने को कह सकते हैं। जैसे हम कह देंगे कि बच्चों आप सोच लो कि आप ना जंगल में जा रहे हो और आपको एक भालू मिल गया, तो आप बताओ क्या करोगे। तो बच्चे क्या उससे जो मनगढ़ंत कहानी बताएंगे ना आपको, तो उससे पता लगेगा कि बच्चे की सोच किस हद तक जा सकती है, बच्चे क्या क्या सोचते हैं। तो ये एक खेल क्रिया कर सकते हैं बच्चों की कल्पना शक्ति के लिए। दूसरे हम कर सकते हैं कि एक कागज़ पे बच्चे को कहेंगे इस पे ना आप ना बहुत सुंदर सा फूल बनाओ जो आपको आता है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि कोई बच्चा किस तरह का फूल बना रहा है, कोई बच्चा किस तरह का फूल, कोई बच्चा जैसे अगर गुलाब का फूल है तो उसकी सब अपने अपने हिसाब से अपनी दिमाग से लगाएंगे ना कि हम सुंदर बनाएंगे, उस हिसाब से शेप बनाएंगे, उस हिसाब से कलर देंगे। तो ये भी एक क्या कल्पना शक्ति को दर्शाएगी बच्चों की। तो आप एक ये रंग वाला जो चित्र बच्चे से बनवा सकते हैं, तो इससे भी बच्चे की कल्पना शक्ति है ना वो विकसित होगी। और एक बच्चे को फैंटेसी या कोई भी क्रिया के लिए कर सकते हैं, तो वो भी बच्चे की जो कल्पना शक्ति है उसको दर्शाएगा, जो कहानी सुनाने को बोल सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट हमारी दूसरी क्रिया है 4 वर्षीय बच्चे की स्वर्ण विभेदीकरण योग्यता, यानी कि अब बच्चा सुन के क्या क्या याद रख सकता है, सुन के क्या क्या समझ सकता है, उसके बारे में हमें एक क्रिया आयोजित करनी है। तो बच्चे जो होते हैं कुछ वाद्य यंत्रों को बजाकर बच्चों को ना सुनाएंगे, कोई भी वाद्य यंत्र होंगे 3-4 उनको सुनाएंगे, फिर बच्चों को आंख बंद करने को बोलेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि अच्छा बताओ हमने ये वाला क्या बजाया अभी। पहले जब बच्चों को वो सिखाएंगे ना, दिखाएंगे, तो उस टाइम बच्चों को हम बताते भी रहेंगे कि जैसे ये ड्रम है, ये चीज़ है, ये बांसुरी है। और फिर जब बाद में बच्चों को आंख बंद करवाएंगे ना, तो फिर हम उनसे पूछेंगे बताओ अब हम क्या बजा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है, बच्चे इससे कोशिश करेंगे, जब वो हम उन्हें बताएंगे ना तो उस टाइम याद रखने की कोशिश करेंगे और आवाज़ सुन के वो पहचानने की कोशिश करेंगे। या फिर कर सकते हैं हम बच्चों को विभिन्न जानवरों की आवाज़ सुना सकते हैं। जैसे हम बच्चों को बताएंगे कि बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं, आपने सुना है कभी बच्चों को। या फिर हम किसी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं बच्चों को बिल्ली को बोलते हुए, कुत्ते को बोलते हुए, किसी भी जानवर को ऐसे बोलते हुए। और फिर बच्चों को बाद में ना वो सारी आवाज़ सुनाएंगे, आवाज़ सुनने को कहेंगे और फिर बच्चे से बोलेंगे कि अच्छा बताइए ज़रा आप ये आवाज़ किसकी है। तो बच्चा याद करेगा दिमाग में कि अच्छा उस टाइम हमने ये देखा था, तो ये आवाज़ किसकी थी। तो ये बच्चे की जो स्वर्ण विभेदीकरण क्षमता है ना उसको उसको बढ़ाता है, और जो बच्चे की स्मरण शक्ति है उसको भी बढ़ाता है इससे। नेक्स्ट इसका गया है कि 5 वर्षीय बच्चे की जो वर्गीकरण करने की योग्यता है उसके बारे में क्या एक खेल क्रिया का आयोजन करेंगे। तो जो बच्चे होते हैं वे विभिन्न आकार व रंग के लकड़ी के गुटके दे देंगे हमें। गुटके मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं ना हमारे, तो वो लकड़ी के ब्लॉक्स दे देंगे जो अलग अलग कलर के होंगे। तो उनको फिर कहेंगे कि एक साथ रखो उनको,
हर कलर को एक साथ रखो, या फिर अलग अलग जैसे कि शेप के दे सकते हैं हम, तो उनको ये कह सकते हैं इस शेप के, जैसे ट्रायंगल शेप के रेड कलर के इधर रखो, पिंक कलर के इधर रखो, ब्लू कलर के इधर रखो, ट्रायंगल वाले इधर रखो, सर्कल वाले इधर रखो। तो इस तरह से हम कोई भी 3-4 वर्ग बना लेंगे कि इन चीज़ों में वर्गीकरण करना है आपको, और ये चीज़ें इस हिसाब से रखनी है। तो ये चीज़ें हम बच्चे के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 वर्षीय बच्चे की सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता। अब 2 वर्ष का जो बच्चा है उसकी क्या सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता होगी। अब देख के तो लगेगा कि 2 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, लेकिन क्या सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता बहुत बच्चे के शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब होता है जो छोटी छोटी मांसपेशियां होते हैं ना, उनमें समन्वय होना। तो ये बच्चे का शुरू हो जाता है 2 वर्ष में। तो उसके लिए कर सकते हैं कि बच्चे को जो रेत का ढेर होगा ना उसके पास बिठा देंगे, और बच्चे को जो भी रेत से खेलने की चीज़ें होते हैं जैसे छोटे छोटे बाल्टी, मग्गे, ग्लास, ये चीज़ें दे देंगे। और फिर बच्चा और क्या बनाएगा, उससे घर बनाएगा, बच्चा लड्डू बनाएगा, खाना बनाते हैं बच्चे, मिट्टी से और भी चीज़ें बनाते हैं, महल बनाते हैं। तो ये चीज़ें बनाएगा तो बच्चा आराम से उसे देख के उसमें खेलेगा। और इन सब चीज़ों से कि क्या क्या बच्चे की दिमाग का भी विकास होगा, और बच्चे की जो हाथ है ना, हाथों से हाथ की कलाई वगैरह उनका इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बच्चे करेगा। तो इससे उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होगा, और बच्चे की जो छोटी छोटी हाथ की मांसपेशियां ना उनका भी विकास होगा। तो बच्चे के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए क्रिया हो गई। नेक्स्ट है 4 वर्षीय बच्चों में सहयोग की भावना के लिए क्या खेल क्रिया का आयोजन। तो इसके लिए हम बच्चों के लिए सामूहिक खेल क्रिया का आयोजन करवा सकते हैं हम इसके लिए। तो उनके लिए बच्चों को हम 2 टीम में बांट देंगे, और फिर बच्चों के लिए क्या एक फुटबॉल मैच करेंगे कि अच्छा फुटबॉल का मैच करेंगे, आप 4 लोग इस टीम में और 4 लोग इस टीम में, और देखते हैं किसकी टीम जीतती है। और जैसे अब फुटबॉल गेम है तो बड़े लोग खेलते हैं उसमें, तो लेकिन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो नियम होते हैं ना बहुत सरल बना देंगे कि थोड़ी दूर में यहाँ करने पे आपका गोल है, आपका इधर करने पे आपका गोल है। इस टाइप से बच्चों को बहुत ईजी नियम, बच्चे की जो योग्यता है ना उसके अनुसार उन खेल के नियम बना देंगे, ताकि बच्चे जो खेलें तो उन्हें मनोरंजक लगे, मजा आए। और बच्चों को हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी टीम जीतेगी ना तो आपको हम ये करेंगे, तो थोड़ा सा बच्चों को पुरस्कार का भी घोषणा कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चे अपनी टीम को जिताने के लिए प्रयास करें। तो ये छठे का क्या हो गया, सॉरी छठे के सारे प्रश्न हो गए। अभी प्रश्न संख्या 7 था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें 4 दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 2 पर लिखना है। तो हम चारों के आंसर देखेंगे यहाँ पे। एक बाल देखभाल केंद्र के लिए स्थान का चयन करना। तो वो अभी एक बाल देखभाल केंद्र होता है, तो उसके लिए जब भी स्थान का चयन करते हैं तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमें कितने बच्चे हमें आगे जाके सेंटर में हम ले सकते हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए, हमें सामान क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से बाहरी स्थान कैसा होना चाहिए, भीतरी स्थान कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसे, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे स्थान पूछा गया है। तो बाल देखभाल केंद्र के लिए पर्याप्त जगह होना, स्थान आवश्यक होना जरूरी है, और कमरे में ऐसी जगह होनी चाहिए कि कम से कम 25 से 30 बच्चे आराम से खेल सकें। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, यानी कि छोटी जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब छोटी जगह होगी ना तो उसमें बच्चे अपना फ्री होके नहीं खेल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अन्वेषण नहीं कर पाएंगे, और जैसे सामान है वो भी फैला रहेगा, बच्चे एक दूसरे कुछ बनाएंगे वो टूट फूट सकती है चीज़ें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़ा स्थान खुला हो। इसलिए जब भी केंद्र के लिए स्थान का चुनाव करें तो निम्न बातों को ध्यान में रखें कि वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें सामूहिक खेल क्रियाएं आयोजित करेंगे तो हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और हो पाएंगे तो किस तरह से हो पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। केंद्र में बाहरी स्थान का होना भी जरूरी है, क्योंकि केंद्र में क्या जगह कम होती है और ज़्यादा बच्चे हो तो वहाँ पे बच्चे क्या आपस में लड़ाई वड़ाई हो सकती है, बच्चों में उनका आक्रामक व्यवहार बढ़ सकता है। तो इसलिए बच्चे बाहर थोड़ा आराम से खुले में खेल पाएँ तो बाहरी स्थान भी होना आवश्यक है। यदि केंद्र में शाला पूर्व बच्चों व शिशुओं को सेवा देने के लिए अगर हमने केंद्र बनाया कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो और जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि दोनों के लिए जगह अलग अलग हो, कमरे अलग अलग, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, और जो थोड़े शाला पूर्व वर्ष के बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें अलग होती है। तो वो चीज़ें हमें देखना है कि अलग अलग कमरे होने चाहिए। केंद्र के लिए जो स्थान चुने वो घरों के आसपास ही होना चाहिए, ताकि क्या ईजीली ज़्यादा बच्चे हमारे केंद्र में आ सके, और उनको आने जाने में, उनको या जो घर वाले होते हैं जो छोड़ के जाएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो।
अगर वयस्कों के लिए कमरे बनाए जाते हैं और हमें वहीं पे अगर अपना केंद्र स्थापित करना हो तो थोड़ा बहुत हमें ना वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हैंडल है वो हमारे नॉर्मली थोड़े ऊपर होते, तो बच्चों के लिए कमरे केंद्र रहेगा तो उसमें थोड़ा हैंडलों को हमें नीचे लगाना पड़ेगा। और जैसे बिजली के स्विच वगैरह जो भी नीचे हो तो उन्हें या तो बंद करवा देंगे या फिर उसमें टेप लगा के उनको बच्चों से थोड़ा बच्चों की पहुंच से दूर करना होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा हवादार हो, खुला हो, रोशनी आए उसमें। और कमरे के आसपास ही, बच्चों के कमरे के आसपास ही शौचालय वगैरह का प्रबंध होना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए। पानी खाने का प्रबंध पास में होना चाहिए। केंद्र में बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ज़रूरी होती है जितना कि क्या बच्चों के लिए हम ध्यान रखते हैं, पढ़ाई ये सब ज़रूरी होता है, तो उतना ही खेलना पढ़ना उतना ही उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा स्थान चुनना चाहिए जो कि जो झरने बह रहे हों, नाली, बड़े बड़े नाले हों, ज़्यादा जिस सड़क के पास थोड़ा सा ज़्यादा वो जा रहा हो ना, ट्रैफिक जा रहा हो, तो उस सड़कों से दूर होनी चाहिए। तालाब, कुएँ, झरने, ये सब चीज़ों से दूर होना चाहिए। और ऐसा जगह हो कि जो जहाँ पे बच्चे ना कमरे की छत पे ना जा सकें, थोड़ा बंद होना चाहिए छत वगैरह, या छत सीढ़ियों का होना ही नहीं चाहिए सीढ़ियाँ, या फिर हो तो लॉक लगा रहे ताकि बच्चे ऊपर ना जा सकें। जानवर व कूड़े, जो जानवर होते हैं बहुत सारे या कूड़ेदान हो उसके आसपास केंद्र ना हो, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो कोई दिक्कत हो सकती है। और बाहरी स्थान जैसे है पार्क है, बच्चों को तो बिना कांटे की जो झाड़ियाँ होती हैं जो पार्क वगैरह के चारों तरफ लगाने को आजकल ना क्या डेकोरेशन में बहुत काम में लेते हैं, तो वो लगी होनी चाहिए ताकि क्या जो बच्चे उस बाहरी जगह से एकदम बाहर सड़क पे या कहीं और जा ना सके, थोड़ा सा बच्चे अंदर की साइड ही रहे। तो ये कांटे रही झाड़ियाँ लगाकर बच्चों की सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। गंदी नालियाँ उनको साफ करवा दें, उनको ढकवा दें। इस तरह से केंद्र के लिए जब भी स्थान चुने तो बाहरी व भीतरी स्थान चुने, और बाहरी भीतरी स्थान का चयन करें तो बहुत सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिससे क्या बच्चों के लिए हम एक अच्छा सा आदर्श केंद्र बना सकें। नेक्स्ट है बच्चों के अधिगम और विकास का मूल्यांकन करने के क्या क्या तरीके हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है ना हमें ये पता लगाना कि जो बच्चों का विकास है उसके लिए हम जो जो प्रयास कर रहे थे वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यानी कि बच्चों का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मूल्यांकन का अर्थ है कि जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं। बच्चों का मूल्यांकन के लिए जो तरीके हैं वो क्या क्या है। पहला है अवलोकन। बच्चों के अधिगम और विकास के मूल्यांकन का सबसे सरल तरीका अवलोकन है। एक कार्यकर्ता प्रत्येक बच्चे के संबंध में कई बातों का अवलोकन करके बच्चों की पसंद नापसंद, व्यवहार करने के तरीके व उनकी योग्यताओं के विषय में जानकारी रखती है। यानी कि जो पालनकर्ता, कार्यकर्ता जो भी हो, तो वो क्या अवलोकन अगर बच्चे का करेगा, अवलोकन करने से क्या उसे पता लगेगा कि बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चे में क्या विशेषताएं हैं और बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है। तो उन सब चीज़ों की, बच्चों की योग्यता, इन सब की जानकारी रखता है। और इसके लिए इनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या वो एक रजिस्टर में लिख सकता है, जांच सूची बना सकता है, रेटिंग स्केल बना सकता है और उनको एक रजिस्टर या फिर नोटबुक में लिख सकता है। इसके लिए क्या करेगा कि व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव करेगा। तो उसके लिए क्या करेगा, बच्चे के जो व्यवहार से संबंधित जानकारी है उसको रिकॉर्ड के रूप में लिखते हैं। रिकॉर्ड के रूप में लिखने के लिए रजिस्टर या फाइल बना लेते हैं और उस फाइल के पहले पेज पे क्या बच्चे का नाम लिख देंगे, बच्चे के जन्म की तारीख लिख देंगे, बच्चा जब केंद्र में किस दिन आया था वो लिख देंगे। और फिर भी दिन में कम से कम एक बार, भले 10-15 मिनट का अवलोकन करें, उसको देखेंगे कि क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसके बारे में फिर हम लिखेंगे। उसके बारे में जो चीज़ ऐसे लगे कि अच्छा ये क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, इस टाइप से कर सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों के शारीरिक, मानसिक, जो सामाजिक, संवेगात्मक विकास, ये सब चीज़ें ना इनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड हम कर सकते हैं ताकि बच्चे के विकास, प्रगति, उसकी क्षमता या कमजोरियों की जानकारी हमें प्राप्त हो सके। दूसरा क्या कर सकते हैं, जांच सूची व रेटिंग स्केल बना सकते हैं। अवलोकन के लिए जो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव होगा, फिर हम उसके लिए जांच सूची व रेटिंग स्केल बना सकते हैं कि जो जांच सूची व रेटिंग स्केल है यह एक अवलोकन करने का, अवलोकन के रिकॉर्ड का तरीका है। ये बच्चों के, जैसे बच्चों का अवलोकन करके और उसे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो कई शिक्षकों को रेटिंग स्केल बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या है, पता चलता है कि बच्चे के जो विकास होता है ना वो किस तरह से हो रहा है। यानी कि बच्चों का जो विकास है
वो किस दिशा में हो रहा है, उसका विकास सही हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके प्रगति विकास का पता शिक्षकों को चल जाए कि किस क्षेत्र में विकास हो रहा है और कितना विकास हो रहा है। इसमें शिक्षक के पास जब भी समय होता है तो उसमें वो जानकारी भर सकते हैं। और फिर रेटिंग स्केल होता है, उसके बाद फिर जांच सूची बनाते हैं। जांच सूची बनाते समय उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं ना, हमें जिसके बारे में जांच करनी होती है तो उनको लिखते हैं, उनको देखा जाता है, और उनको फिर जब हम उसके अंदर नोट करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक साथ ही लिखना हो। शिक्षक जब चाहें अपनी मर्जी से जांच सूची में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, उसका कौशल यानी कि उसकी विशेषताएं, योग्यता, उनको शामिल किया जाता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं आत्मविश्वास, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमें किस बातों से पता चल सकता है, हम जैसे अन्वेषण करेंगे कि बच्चों को अवलोकन करते टाइम हम देखेंगे कि नई चीज व स्थितियों के विषय में अवशेषण कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी अन्वेषण कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे नई चीज उसके सामने आई, नई परिस्थिति आ गई तो किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो हमें पता लगेगा उसके आत्मविश्वास के बारे में कि बच्चा थोड़ा सा आलोचना सहन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। अपने जो साथ के और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनसे बातचीत जब भी कर रहा है तो पहल कर रहा है, अलग अलग स्थितियों में पहल करने को तैयार रहना, उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार रहता है। केंद्र में जैसे नए लोग आए, नई अगर हम पाठ्यचर्या बदल दे, दिनचर्या बदल दे तो उसमें समायोजन कर पाए। तो इनके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में आत्मविश्वास है या नहीं है। नेक्स्ट हम जांच सूची में क्या शामिल कर सकते हैं कि वो अपने संवेगों को नियोजित कर रहा है नहीं, यानी कि किस तरह से वह अपने जो संवेग होते हैं ना, यानी कि जो गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, उत्साह हो गया, वो सब ऐसे व्यवहार निम्नलिखित हैं। जैसे दूसरे बच्चों व बड़ों के प्रति अपनी पसंद व्यक्त कर पाते हैं, किसी को हानि पहुंचाए बिना, दूसरों को बुरा ना लगे, दूसरों को बुरा लगे बिना अपना गुस्सा प्रदर्शित कर देते हैं बच्चे। वयस्कों के साथ कैसे लगाव स्थापित करना, दूसरे बच्चों के साथ मित्रता बनाए रखना या फिर नए मित्र बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें संवेगों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल्स बनाना। बच्चों को जो हम व्यवहार उसका देखते हैं ना, तो अक्सर हम लिख सकते हैं कि ये बच्चे का व्यवहार कभी कभी होता है या अक्सर होता है, कभी नहीं होता, इसके रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता लग जाए कि बच्चों के जो आत्मविश्वास व संवेगों को नियोजित करने की क्षमता क्या है, वह कितनी है। जैसे अगर बच्चा किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेता है तो हम कह सकते हैं कि वह कभी कभी उत्तरदायित्व लेता है, या अक्सर उत्तरदायित्व ले लेता है, या कभी उत्तरदायित्व नहीं लेता। ये चीज़ें लिख सकते हैं, ये होता है रेटिंग स्केल। दूसरा हम बच्चों के जो विकास है उसके बारे में जानने का तरीका बच्चों के कार्यों को देख सकते हैं। बच्चे द्वारा किए गए कार्यों को एकत्रित करके भी उनके विकास के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि बच्चों की ड्राइंग हो गई, उन्होंने कोलाज बनाया, मिट्टी के द्वारा जो भी आकृति बनाई, उन्हें देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों का अधिगम व विकास जो हो रहा है ना, किस दिशा में हो रहा है, कितना हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों से प्रश्न पूछना। हम बच्चों से किसी भी क्रिया के अंत में उनसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि बच्चों को कितनी जानकारी है। तो ये भी उनके विकास के बारे में जानने का एक तरीका है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के अभिभावकों से सूचना एकत्रित करना। तो जैसे कि बच्चे जितना केंद्र में रहते हैं उससे ज़्यादा ही अपने घर पे रहते हैं, तो हम उनका अवलोकन जितना करते हैं ना उससे ज़्यादा उनके परिवारजन कर सकते हैं। तो हम उनसे सूचना एकत्रित कर सकते हैं बच्चों के विकास के बारे में जानने के लिए, क्योंकि माता पिता बच्चे के बारे में जानकारी में वो बता सकते हैं जो हम केंद्र में नहीं देख सकते। इसलिए बच्चों के विकास के बारे जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम उनके अभिभावकों से पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा शाला पूर्व बच्चों में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में बताना है। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या है, पहले हमें ये जानना है। तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब होता है जो शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां ना उसमें समन्वय कर पाना, यानी कि जैसे अंगुली की हड्डियां होती हैं उनकी मांसपेशियों का विकास होता है ना, तो उससे बच्चे पेंसिल पकड़ने, स्क्रबलिंग करने, लिखने इनके योग्य हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। शालापूर्व बच्चों के हाथ में हम चौक या पेंसिल जब पकड़ने का ढंग देखते हैं ना, लिखने का ढंग देखते हैं, तो हमें पता चल सकता है उनके सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का। यानी कि जो बच्चे पहले जैसे स्क्रबलिंग करते थे, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बनाते थे, और अब क्या वो वृत्त जैसे बंद आकार भी बनाना सीख जाते हैं, अक्षर बनाना सीख जाते हैं। शालापूर्व बच्चों का पेंसिल और चौक पकड़ने का ढंग होता है वो वयस्कों की भांति हो जाता है। वे वयस्कों की तरह पेंसिल को अपनी तर्जनी जैसे उंगली है और फिर अंगूठा है उसके बीच में पकड़कर दबाते हैं कसकर, फिर उससे लिखते हैं।
यानी कि उनका विकास शुरू हो जाता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। शालापूर्व बच्चे अपनी लिखाई को नियंत्रित करने लगते हैं और कागज़ पे जो बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती है ना, उनका थोड़ा सा अर्थ हो जाता है। जैसे जब स्क्रबलिंग में जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्क्रबलिंग करते हैं तो उसमें समझ में ही नहीं आता बच्चों ने क्या बनाया है, तो उनका कोई मतलब नहीं रहता उन आकृतियों का। लेकिन शालापूर्व बच्चों की जो आकृतियाँ होती है टेढ़ी मेढ़ी, उनका कोई मतलब होता है। जैसे 4 वर्ष का बच्चा क्रेयॉन को अब अधिक मजबूती से पकड़ लेता है और अपनी उंगलियों की छोटी छोटी मांसपेशियों का बेहतर प्रयोग कर सकता है। एक 4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अक्षर, जो बने हुए अक्षर होते हैं वो थोड़े स्पष्ट नहीं होते, लेकिन जब 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो ड्राइंग होती है उसमें अगर वो कोई अक्षर बनाता है, कोई जानवर, घर, पेड़, कोई व्यक्ति की ड्राइंग बनाता है, तो उनको हम पहचान सकते हैं कि इसने इस चीज़ के बारे में बनाया है। जैसे कि एक शालापूर्व बच्चे की ड्राइंग है, उसमें वो व्यक्ति की ड्राइंग बनाएगा तो उसमें सिर की जगह पे गोल घेरा बनाएगा, पैर के लिए 2 खड़ी लाइन बनाता है, और जो सिर होता है उसको थोड़ा सा क्या बड़े आकार में बना देता है। और हम बच्चों की ड्राइंग देखेंगे तो जैसे फूल, पत्ती, घर, कोई भी हो, इन सब से ज़्यादा अगर मनुष्य की आकृति बनानी हो तो थोड़ी बड़ी बनाते हैं। लेकिन जैसे वो 6 वर्ष के होते हैं तो उनके चित्र के और अधिक स्पष्ट होने लग जाते हैं आकार, और जो अनुपात होता है जैसे सिर होता है वो सही अनुपात में बनाने लग जाते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का सबसे बड़ा व सरल कार्य क्या है? चित्र बनाना होता है, उनमें रंग भरना होता है, जो लगभग सभी बच्चों को पसंद होता है। तो ये क्रिया हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। शालापूर्व बच्चों को मोती पिरोना, कैंची का उपयोग करना भी अच्छा लगता है। इस टाइम जो शालापूर्व वर्षों में बच्चे ना, उनके अंदर के स्वसंकल्पना और जो अपने ऊपर विश्वास की भावना होती है ना, वो बढ़ने लग जाती है, तो वो अपने काम खुद से करना चाहते हैं। वे स्वावलंबी बन जाते हैं और खुद से कपड़े पहनना, बाल बनाना, खाना खाना, खुद से नहाना, ये चीज़ें खुद से करते हैं। इससे भी बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास प्रदर्शित होता है। इस तरह से शालापूर्व बच्चों में सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होने लगता है, और जिसके लिए हम बच्चों को उचित अवसर भी हमें देने चाहिए। नेक्स्ट है चौथा, 7वें का 4, छोटे बच्चों के साथ काम करने वाले पालनकर्ता की मनोवृत्तियाँ क्या है, हमें वो बताना है। तो केंद्र में छोटे बच्चों के साथ काम करना एक सुखद अनुभव होता है, और इसके लिए पालनकर्ता का सर्वोत्तमुखी व्यक्तित्व होना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो पालनकर्ता होता है ना, तो वो अपना क्या, उसका चहुमुखी विकास होना जरूरी होता है। वो बच्चों को हर प्रकार से समझे, बच्चों की योग्यताओं को समझे, बच्चों की क्रियाओं को समझे, उनके व्यवहार को समझे, उनके हिसाब से ढलने के लिए तैयार है, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से देखभाल कर सके। एक पालनकर्ता का संवेदनशील होना भी जरूरी होता है, उसका विश्वस्त होना, आत्मविश्वासी होना, लचीला होना भी जरूरी होता है, ताकि वह अपने बच्चों के साथ क्या अच्छा सामंजस्य बना सके। एक पालनकर्ता का दृष्टिकोण बाल केंद्रित होना चाहिए। छोटे जो बच्चे के पालन करता है उसकी जो प्रमुख मनोवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों के व्यवहार के कारण को समझना, यानी कि सामने वाला ये व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है बच्चा, तो किस वजह से कर रहा है, इसका क्या कारण है। एक पालनकर्ता संवेदनशील होना जरूरी होता है ताकि उसे बच्चों के व्यवहार के कारण का पता हो सके कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। यानी कि बच्चे का व्यवहार, जैसे अगर कोई बच्चा है और वो चंचल है, खूब मान लो बहुत शैतान बच्चा है, तो उसे पता, जो पालन करता है उसे पता लग जाएगा कि ये बच्चा तो हमेशा उछलता कूदता रहता है, आज ये शांत बैठा तो क्या वजह है, कि इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से क्या संवेदनशीलता का पता चलता है, और इससे क्या बच्चों की ज़रूरतों का भी पता लग जाता है पालनकर्ता को। जैसे कि पालनकर्ता को पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है, परेशान है, चिड़चिड़ा है, उसे कोई कहीं दर्द तो नहीं है, उसे उपेक्षित महसूस हो रहा है, ये सब चीज़ें वो समझ जाता है पालनकर्ता। एक पालनकर्ता को पता होता है कि हमेशा चंचल रहने वाली बच्ची अगर शांत है तो हो सकता है कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम है। तो वह जानता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, इसलिए उसकी तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है। यानी कि जो बच्चा जैसा है उसके साथ पालनकर्ता को उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए, ना कि ये देखना है कि तुम दूसरे बच्चे की तरह व्यवहार करो, क्योंकि सबका व्यवहार अलग अलग होता है। जिस बच्चे में एक योग्यता है तो हो सकता है दूसरे बच्चे में वो योग्यता नहीं हो। तो इस तरह से पालनकर्ता की मनोवृत्ति संवेदनशील होनी चाहिए। एक संवेदनशील पालनकर्ता प्रत्येक बच्चों की भावनाओं को महसूस भी कर सकती है, जैसे कि वो सभी पे समान ध्यान देगी। इसके लिए वो सारे बच्चों की योग्यताओं के अनुसार ही क्रियाओं का आयोजन करती है।
वैसे अगर जो शालापूर केंद्र है उसमें अगर बच्चे थोड़े से ज़्यादा हों तो इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि हर बच्चे के लिए अलग एक्टिविटी का आयोजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे पालनकर्ता संवेदनशील है ना, तो वो अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता और अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका इस्तेमाल करके सभी बच्चों का एक साथ लेके चल सकते हैं, सभी बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये उनकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। एक अच्छे पालनकर्ता में आत्मविश्वास का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर खुद के ऊपर ही किसी को विश्वास नहीं है तो वो दूसरों को क्या संभालेगा। और बच्चों को तो संभालने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होनी ही चाहिए, क्योंकि चिंता व तनाव से रहित पालनकर्ता ही बच्चों पर अच्छे से ध्यान दे पाएगी। आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का मुकाबला करने की जो पालनकर्ता की क्षमता और सुरक्षा की भावना होती है उसके व्यवहार से झलकने लग जाती है। इस कारण ही बच्चे उसके साथ रहते हैं तो बच्चे भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और आत्मविश्वासी समझते हैं। और जैसे अधिक उत्सुकता के साथ फिर वातावरण में अन्वेषण करते हैं कि उन्हें पता है कि जो शिक्षक है उन्हें संभाल लेगा किसी भी प्रॉब्लम से। नेक्स्ट है लचीलापन। एक अच्छा पालनकर्ता का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव लचीला भी होना चाहिए, ताकि ये बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वो जो पहले से निर्धारित जो कार्य योजना है, खेल क्रिया योजना है, फिर बच्चों की देखभाल के ढंग उनमें थोड़ा बदलाव कर सके, क्योंकि सभी बच्चों का स्वभाव, पसंद नापसंद सब अलग अलग होती है। इसलिए शायद हो सकता है कि पालनकर्ता द्वारा निर्धारित क्रियाएं रुचिकर ना लगें बच्चों को, तो ऐसे में पालनकर्ता को बच्चों की रुचि के अनुसार अपनी क्रियाएं बदलनी पड़ सकती है, इसलिए उसमें लचीलापन होना भी जरूरी होता है। तो ये उनकी एक प्रमुख मनोवृत्ति है, मुख्य मनोवृत्ति है। नेक्स्ट होता है पालनकर्ता का बाल केंद्रित व्यवहार होना। यानी बाल केंद्रित मतलब कि बच्चों के अनुसार जो है ना, बच्चों की जरूरतें व योग्यताओं के अनुरूप जो क्रियाएं होती है ना उनको आयोजन करता है, उनका चयन करता है। तो ये बाल केंद्रित क्रियाएं हो गई। बाल केंद्रित जो पालनकर्ता की मनोवृत्ति होती है उनमें क्या लचीलापन, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास ये सब शामिल होंगे जब वो बाल केंद्रित मनोवृत्ति होगी। उनमें अपने कार्य के प्रति सकारात्मक भावना पर प्रसन्नचित भाव होना भी जरूरी होता है। बच्चों में जैसे खुशी, बच्चों की जैसे खुश है उसमें वो खुद खुश होगा पालनकर्ता, तो इससे बच्चे भी क्या उससे अटैच हो जाते हैं, बच्चे गहरा भावात्मक संबंध बना पाते हैं उनसे। इनके लिए पालनकर्ता को ध्यान में रखना है कि जब बच्चे खेलेंगे खिलौनों से तो ये ध्यान में रखना है कि बच्चे आराम से खेलें। ये नहीं सोचना है कि बच्चे हो सकता है खिलौने टूट जाएं, खेल रहे हो तो ये नहीं सोचना कि खेल रहे हैं वो जगह गंदी हो जाए, बच्चों के कपड़े गंदे हो जाए, बाद में साफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें छोड़ देनी है, इन चीज़ों का डर नहीं रखना है, बल्कि बच्चों को खेलने देना है। इस प्रकार एक अच्छा पालनकर्ता आत्मविश्वासी, स्वभाव से लचीला, संवेदनशील व बाल केंद्रित होता है। तो ये एक पालनकर्ता की मनोवृत्तियाँ हो गई। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए DECE 1 के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।